हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो पिछला चैप्टर था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसमें हमने देखा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। एंड सेम वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द ओर्स्टेड बाय एन एक्सपेरिमेंट कि करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसके अंदर कंपास निडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। अब क्योंकि नेचर के अंदर सिमेट्री होती है, एक फिनोमेना दूसरे फिनोमेना से रिलेटेड होता है, तो इसी सिमेट्री को लेके जो माइकल फैराडे था उसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था। क्वेश्चन क्या था? माइकल फैराडे ये सोच रहा था कि नेचर के हर टर्म में सिमेट्री होती है और जब मूविंग चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर सकता है? यानी करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर सकता हूं? कि इसका रिवर्स करूंगा, क्योंकि नेचर में तो सिमेट्री होती है, अगर ये इधर जा रहा है तो प्रोसेस इधर भी जाना चाहिए। और इसी के ऊपर माइकल फैराडे काम कर रहा था। माइकल फैराडे ने इसी के ऊपर एक फिनोमेना को डिस्कवर किया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्लास को शुरू करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हमें एक टर्म के बारे में पढ़ लेना है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह ही डिफाइन कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने डिफाइन किया था फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, इसको आपने ऐसे भी लिखा था ई डॉट ए, ऐसे भी लिख सकते हो। फाई को आपने ऐसे भी लिखा था फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस या डी ए और द क्लोज पाथ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने कैसे डिफाइन किया था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग ए गिवन एरिया नॉर्मली नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सेम एज यू कैन डिफाइन द मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो इलेक्ट्रिक शब्द था उसको रिमूव कर दो मैग्नेटिक से, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन हो जाएगी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग ए गिवन एरिया नॉर्मली इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। रिप्रेजेंट इसको भी फाई से करते हैं, बट इसके यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर मैग्नेटिक का जिक्र आता है और यहाँ पे ई लिख देंगे तो ये इलेक्ट्रिक बन जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है फाई वो किसके बराबर होता है? बी डॉट ए के बराबर होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बी ए कोस थीटा। और तो ऐसे करके हम मैग्नेटिक फ्लक्स को निकाल सकते हैं। यहाँ पे बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, थीटा है एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द एरिया एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अब हम फैराडे के एक्सपेरिमेंट के ऊपर आते हैं। फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया फैराडे ने? फैराडे ने इस प्रकार से एक कॉइल ली और कॉइल के साथ एक हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। आपको पता है गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। कॉइल इसके अंदर बहुत से टर्न थे, ऐसे बहुत ज्यादा टर्न की इसने उस प्रकार से कॉइल लाई। ये जो सर्कल मैंने लगाई ये टर्न्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा टर्न की उसने एक कॉइल ले ली। फिर उसने क्या किया, यहां पे एक मैग्नेट रखा, क्योंकि वो तो क्या सोच रहा था कि वो ये सोच रहा था कि जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सकता। उसी के ऊपर वो काम कर रहा था। उसने यहां मैग्नेट रखा इसके पास, तो देखा गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, इसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाई, मतलब किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया। फिर उसने क्या किया, इसको थोड़ा आगे खिसकाया, तो उसने नोटिस किया कि जैसे ही वो इसके पास लेके आता है थोड़ा सा इसने डिफ्लेक्शन दिखाया। फिर वो फास्टली इसके साथ ऐसे लेके आया तो ये फास्टली मूव हुआ। जब इधर वो बैकवर्ड गया तो इसने बैकवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाया। तो इस प्रकार से जब उसने मैग्नेट को फास्टली इसकी तरफ किया तो फास्टली हुआ ये, जब उसने धीरे धीरे किया तो इसने थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाया। तो उसने ये कहा, यहां से उसने कंक्लूजन निकाल लिया इस एक्सपेरिमेंट से कि अगर ये हमारी कॉइल है और ये हमारी मैग्नेट है, ये तो क्या है? कॉइल है, और ये क्या है? मैग्नेट है। इसी को उसने एक दूसरे स्टेप में किया। इस केस में क्या किया, उसने मैग्नेट को फिक्स कर दिया एक जगह के ऊपर। मैग्नेट को क्या कर दिया? फिक्स। और इस बार कॉइल को इधर लेके आ रहा है इसकी तरफ। जब वो कॉइल को इसकी तरफ लेके आया तो फिर इसने डिफ्लेक्शन दिखाया। तो मतलब यहां से उसे एक बात कंफर्म होगी कि मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड से और करंट जनरेट करना है तो मैग्नेट के बीच में और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। और यहीं से जो फिनोमिना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका कॉन्सेप्ट आया। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बोलता है
कि आप इसको दो तीन तरह से समझ सकते हो कि whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, then EMF is induced in the coil, and this is due to the phenomena of electromagnetic induction. अब हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्चुअली मैं कैसे डिफाइन करूं। तो आप ऐसे कर सकते हो, आप यहां पे समझ के देखिए कि जब ये यहां से ये इसके नजदीक आता है तो इसके अंदर होता एक्चुअली क्या है, आप उसके बारे में सोचिए। मैग्नेट जब कॉइल के नजदीक आ रहा है तो व्हाट इज हैपनिंग इन द कॉइल? व्हेन मैग्नेट इज अप्रोचिंग टू द कॉइल, देन यू आर नोटिसिंग दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स आर क्रॉसिंग टू द मैग्नेट टू द कॉइल। ये मैग्नेट का मैं नॉर्थ पोल कंसिडर कर लिया, साउथ, नॉर्थ से निकल के लाइन ऐसे साउथ में जाती हैं। इस प्रकार से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं वो चलती हैं। जब आप इसको इसके नजदीक लेके आ रहे हो तो ये ज्यादा से ज्यादा लाइनें इसको क्रॉस कर रही हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन आर क्रॉसिंग टू द कॉइल, एंड नंबर ऑफ लाइन्स आर क्रॉसिंग, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, सो इट्स फ्लक्स इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, एंड ड्यू टू दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स an EMF is induced in the coil which generate current in the circuit. So this phenomena is known as electromagnetic induction. क्लियर हो गया आपको अच्छे से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रीजन है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो वो क्या है? वो है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। जब फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसके कारण इसमें क्या होगा? करंट होगा। अब यहां से हमारे पास दो चीजें आती है। एक तो बात आई है हमारे पास यहाँ पे ईएमएफ कॉइल के अंदर, और एक आया करंट। इसके ऊपर भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, और वो आपको यहाँ पे आपका थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। मैं बताऊंगा नहीं, पहले आप सोच लेना। ये जो कॉइल है, इस कॉइल में ईएमएफ तो डेवलप होगा। मान मैं 2 कॉइल लेता हूं, सपोज करो, एक मैं ऐसी कॉइल लेता हूं। अब यहां से तो हमें कंफर्म हो गया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ डेवलप होगा और करंट डेवलप होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बाद की बात हम करते हैं। इस प्रकार की मैंने एक कॉइल ली, और इस कॉइल के साथ मैं ऐसे करके इस मैग्नेट को मूव करवा रहा हूं, इसकी तरफ लेके आ रहा हूं। पहला केस ये है, और दूसरा केस ये है कि ये जो कॉइल थी इस प्रकार की मेरे पास, इस कॉइल को मैंने इस प्रकार से इस कॉइल को क्लोज कर दिया। इस प्रकार से क्लोज कॉइल ले लेता हूं मैं इसको, और फिर मैग्नेट में इसके पास लेके आता हूं। इन दोनों केस में क्या डिफरेंस है? तो पहला डिफरेंस तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये कॉइल पूरी नहीं है और ये पूरी है। ये सर्किट को क्लोज नहीं करती और ये सर्किट को क्या करती है? क्लोज करती है। अब आपसे पूछा जाएगा, कॉइल नंबर 1 में ईएमएफ है एंड करंट है, आई है। कॉइल नंबर 2 में ईएमएफ है एंड करंट है। कॉइल नंबर 1 में ओनली ईएमएफ है। ये कॉइल नंबर 1 है, ये कॉइल नंबर 2 है, ये कॉइल नंबर 1। फोर्थ ऑप्शन है कि कॉइल नंबर 2 है, उसके अंदर ओनली ईएमएफ है। बताइए आप, आंसर सोचना है। तो आप आंसर यहां से क्या देखोगे, जब ये इसके नजदीक आता है तो ईएमएफ तो होना है, ये इसके अंदर ईएमएफ होना है, ये तो कंफर्म है। लेकिन करंट कब होता है? करंट होने के लिए सर्किट को क्लोज होना जरूरी है। करंट होने के लिए सर्किट का क्लोज होना जरूरी है। अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। ओके, तो यहां आप देखते हो ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहां से कटा हुआ है। तो ये कटा हुआ है, तो कॉइल नंबर 1 के अंदर ये क्या बोलता है? 1 के अंदर ईएमएफ एंड करंट है, ये ऑप्शन गलत है। 1 के अंदर ओनली ईएमएफ है, ऑप्शन 3 ठीक है। ओके, दूसरा कॉइल नंबर 2 के बारे में सोचते हैं। कॉइल नंबर 2 जो इधर आता है, तो कॉइल नंबर 2 में क्या करता है? जब इधर आएगा तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होने वाला है, और करंट अगर है तो करंट तो ईएमएफ के कारण होता है। और ये कॉइल क्या है? पूरी है, तो इसके अंदर क्या है? ईएमएफ भी है और करंट भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों क्या है? ठीक है। कॉइल नंबर 2 में ईएमएफ भी है, और ईएमएफ के कारण क्या हुआ? करंट। क्योंकि करंट है तो ऑब्वियसली वहां पे ईएमएफ है, बगैर ईएमएफ करंट हो ही नहीं सकता। तो इसमें ईएमएफ और करंट दोनों है, इसके अंदर ओनली क्या है? ईएमएफ है। तो ये हमारे पास फैराडे का क्या था? एक्सपेरिमेंट था। अब इसी के अकॉर्डिंग फैराडे ने अपने 2 लॉ दिए, जिसको हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और पहला जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फर्स्ट लॉ जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है
कि जो कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। देखो यहां पे आपने क्या देखा था, फैराडे ने जैसे इस मैग्नेट को यहां पे स्टॉप कर दिया था तो गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन भी 0 हो गया था। यहां पे स्टॉप करने का मतलब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया था, फिक्स नंबर ऑफ लाइनें पास हो रही, उनमें किसी प्रकार कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर फाई कांस्टेंट है, अगर फाई क्या है, कांस्टेंट है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना है, 0। मतलब हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट फ्लक्स के ऊपर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। तो फैराडेज के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट यही है, कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ इन ए कॉइल एंड हेंस द करंट। बाद की बात है, सिर्फ आप ईएमएफ तक भी लिख सकते हो। कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करंट इन ए कॉइल, दैट इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ। और फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है, ये तो फर्स्ट लॉ था। फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है, फैराडे का सेकंड लॉ, फिर से आप इसको देखिए एक बार। सेकंड लॉ को डिफाइन करने से पहले एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था अगर मैग्नेट फास्टली इसकी तरफ मूव कर रहा है तो करंट ज्यादा डेवलप हो रहा था, अगर ये स्लोली मूव करता है तो करंट कम मूव कर रहा था। फास्टली मूव करने का मतलब क्या है, फ्लक्स फास्टली चेंज हो रहा है, और फ्लक्स जितना जल्दी चेंज हो रहा है ईएमएफ भी उतना ही ज्यादा इंड्यूस हो रहा है। तो सेकंड लॉ ये बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एनी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स जितना ज्यादा चेंज होगा उसमें ईएमएफ उतना ही ज्यादा इंड्यूस होगा। यहाँ पे ईएमएफ को मैं स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, वैसे तो स्मॉल ई से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैं यहाँ पे ईएमएफ को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और ये जो होता है E इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। यहां आप माइनस लगा सकते हो। प्रोपोर्शनलिटी एसआई सिस्टम में इसका 1 होता है। ये माइनस किस साइन को रिप्रेजेंट करता है, माइनस का मतलब क्या है, माइनस रिप्रेजेंट करता है, और ये जो माइनस का जो साइन है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं डिस्कस करने वाले। ये जो माइनस का जो साइन है ना, वो एक अपोजिंग नेचर को जनरेट करता है, वो एक लेंज लॉ है, वो हम बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम करेंगे। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई क्या है, फ्लक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन, और ये माइनस का साइन। ओके, तो ये हमारे पास फैराडे का क्या होगा, सेकंड लॉ होगा। तो फैराडे ने 2 लॉ दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उस पूरी यूनिट को समझने भी, ये दोनों आप अच्छे से याद करने। जब भी आपको ईएमएफ निकालना हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो ये फॉर्मूला याद करना, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइड बाई डी टी। यहाँ पे माइनस जो होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे हमारे पास इस माइनस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम अगले लेक्चर में, तो उसको समझने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो हम इसी क्लास में पढ़ लेते हैं, और वो क्या है, जिसको हम बोलते हैं क्लॉक रूल। क्या बोलते हैं उसको, क्लॉक रूल। ये क्लॉक रूल क्या है, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। इसको बोलते हैं क्लॉक रूल। और क्लॉक रूल क्या है आप वो देखिए। क्लॉक रूल क्या है, क्लॉक कैसे चलती है, ये क्लॉक की नीडल मान लेता हूं मैं। तो क्लॉक चलती है इस प्रकार से, जैसे ये 12, 3, 6, 9, तो ये फ्लो होता है। जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं वो इस प्रकार से फ्लो करते हैं। ये जो फ्लो है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब देखो, अगर किसी सर्किट में, यहां पे ध्यान दे लेना है, अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, सर्किट में करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो वहां पे आपको पता है अभी करंट कैरिंग लूप होगा, और करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। इसका एक सिरा नॉर्थ पोल होता है, दूसरा क्या होता है, साउथ पोल। यहां ये आपको, आप इधर से देख रहे हो, करंट आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो यहां से लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगी या अंदर जाएंगी। तो आपको पता है लाइन ऑफ फोर्स साउथ पोल के अंदर जाती है, नॉर्थ पोल से बाहर जाती है। यहाँ पे कौन सा मैग्नेट का जो एंड है वो कौन सा बनने वाला, नॉर्थ बनेगा या साउथ बनेगा। तो आप यहां से देखोगे, अगर क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल बनेगा। अब समझोगे कैसे, याद कैसे रखोगे इसको, याद करने का अच्छा वे ये है, एस है ना, एस है आपके पास इस प्रकार से ये, और आपको पता करना होगा मेरे पास साउथ पोल क्लॉकवाइज करंट से बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज से बनेगा। तो क्या करोगे, एस के इस टर्मिनल को पकड़ के खींचो, किधर खींचोगे, पकड़ के खींचोगे, तो इसको अगर सर्कल में पकड़ के खींचोगे तो कैसे खींचेगा सर्कल में, ये तो ऐसे जाएगा, सर्कल बनाओगे तो इसको, और ये फिर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये जो ऐसे रोटेशन हो रही है, ये रोटेशन देखो कैसी हो रही है, ऐसे घूम रहा है,
तो ये तो क्लॉक की साइड में घूम रहा है, इसका मतलब इसका पूरा सर्कल बनाओगे ऐसे, तो सर्कल तो इसका ऐसे बनेगा, तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, ये होगी ना। तो ये हमारे पास हो गया, अगर क्लॉकवाइज करंट है तो हमारे पास क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। दूसरा पोल हमारे पास क्या बनता है, नॉर्थ। ये बचा नॉर्थ। नॉर्थ के जो 2 पॉइंट्स हैं ये, इनको पकड़ के घुमाओ आप, इसको घुमाओगे ऐसे और इसको घुमाओगे ऐसे, तो सर्कल में ये जा रहा है, इसका सर्कल बनाओगे तो इसका सर्कल बनेगा ऐसे और इसकी डायरेक्शन बन गई ऐसे, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो करंट अगर किसी सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी किसी लूप के अंदर करंट, सर्किट मतलब मैं लूप की बात कर रहा हूं, करंट अगर किसी लूप में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो वहां पे नॉर्थ पोल है, और किसी लूप में करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो वहां पे साउथ पोल है। ये क्लॉक रूल, इसको अच्छे से याद कर लें आप, क्योंकि आगे आने वाले जो आपका 2-4 कॉन्सेप्ट हैं उनमें ये जो डायरेक्शन है वो बहुत मैटर करती है। अगर आप इस डायरेक्शन को अच्छे से कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल स्टिक जवाब आप उसका देख पाएंगे, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, क्लॉकवाइज का साउथ, दिस इज नोन एज द क्लॉक रूल। ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, इसको आप अच्छे से याद कर लें।